नमस्कार। आज हम बिहार की एक बहुत ही गंभीर और लगभग हर साल आने वाली समस्या पर बात करने वाले हैं, बाढ़। हमारे पास इस पर काफी सारे स्रोत हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स, सरकारी रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स की राय भी। और इनके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई बिहार में इतनी बाढ़ आखिर आती क्यों है, जमीनी हकीकत कितनी मुश्किल है, सरकारें क्या कर रही हैं, कहाँ कमी रह जा रही है और क्या कोई पक्का रास्ता है। और हाँ, दुनिया और देश में क्या हो रहा है, उससे क्या सीख सकते हैं, वो भी देखेंगे। बिल्कुल। ये देखिए, सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा का मामला नहीं है। इसमें भूगोल है, इंसानी दखल है, नीतियां हैं, सब कुछ मतलब काफी उलझा हुआ है। स्रोत तो ये भी बताते हैं कि बिहार का लगभग 73% हिस्सा, सोचिए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है, खासकर उत्तरी बिहार, जहाँ 76% आबादी रहती है। बाप रे। हाँ, वो लोग तो इस खतरे के साये में ही जी रहे हैं एक तरह से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं समझना। सबसे पहले कारण क्या है, क्यों आती है बाढ़। स्रोत तो सीधा इशारा करते हैं नेपाल से आने वाली नदियों की तरफ, कोसी, गंडक, बागमती। हाँ, हिमालयी नदियां, मानसून में इनमें पानी बहुत ज्यादा होता है। और उससे बड़ी बात है गाद, मतलब सिल्ट। ये भारी मात्रा में गाद लाती हैं। और कोसी का तो नाम ही है बिहार का शोक। बिल्कुल। कोसी नदी अकेले ही, अंदाजा लगाइए, हर साल करीब 12 करोड़ क्यूबिक मीटर गाद जमा कर देती है। अब इससे होता क्या है कि नदी की अपनी जो तलहटी है वो हर साल 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची होती जाती है। तो पानी किनारों से बाहर जाएगा ही फिर। जाहिर है। और एक और दिलचस्प बात, ये कोसी पिछले 200 सालों में कोई 120 किलोमीटर पश्चिम की तरफ खिसक चुकी है। 120 किलोमीटर, ये तो बहुत ज्यादा है। दिखाता है कितनी अस्थिर है ये नदी। हाँ, बहुत अस्थिर। और तटबंधों का क्या, वो तो बने हैं करीब 3600 किलोमीटर लंबे, है ना। हाँ, बने हैं। लेकिन जैसा हमने कहा, जब नदी अपनी तलहटी खुद ही ऊपर उठा रही है तो ये तटबंध वो भी एक सीमा तक ही रोक पाते हैं। कई बार ये गाद के दबाव से टूट जाते हैं। 2008 में कोसी तटबंध टूटा था, याद है? हाँ, वो तो बहुत ही बुरा था। और ये तटबंध नदियों को सिकोड़ भी देते हैं शायद। सही कहा। नदी का जो प्राकृतिक फैलाव है वो रुक जाता है। इसके साथ साथ पानी की निकासी का सिस्टम बहुत खराब है कई जगह। नदी के किनारों पर अतिक्रमण है। और हाँ, क्लाइमेट चेंज का असर तो है ही। कभी बेमौसम भारी बारिश, कभी बादल फट जाना। और एक बात और जो सामने आती है, वो सड़कों और रेलवे लाइनों का डिजाइन। कई बार वो पानी के नेचुरल फ्लो को रोक देते हैं। बिल्कुल। उत्तर से दक्षिण का जो बहाव है वो बाधित होता है और पानी जमा हो जाता है। ये भी एक बड़ा कारण है। तो इसका असर कितना गंभीर है, आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो भारत में बाढ़ से जितना भी नुकसान होता है उसका 30 से 40% तो अकेले बिहार में होता है। जी। और हर साल औसतन 20-25 जिले इसकी चपेट में आते हैं। इस साल 2024 की बात करें तो 20 जिलों में 50 लाख से ज्यादा लोग, मतलब घर छोड़ना पड़ा उन्हें। हाँ, विस्थापित हुए हैं। और पिछले 10 साल देखें, 2015 से 2024, तो करीब 6.76 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं और जाने भी गईं 1750 से ज्यादा। और आर्थिक नुकसान वो कितना होता होगा? वो भी बहुत ज्यादा है। सालाना आप मान लीजिए 5,000 से 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है। ये 2020-22 का औसत है। इसमें खेती बर्बाद होती है, घर टूटते हैं, सड़कें, पुल, सब। और ये लोगों को गरीबी के एक दुष्चक्र में फंसा देता है। ये तो वाकई बहुत गंभीर स्थिति है। तो इसे देखते हुए सरकारें क्या कर रही हैं? केंद्र सरकार के स्तर पर क्या हुआ है? केंद्र सरकार का एक फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम FMP है। फिर वर्ल्ड बैंक की मदद से कोसी के पुनर्वास पर भी काम हुआ है। करीब 2,500 करोड़ रुपए लगे उसमें। केंद्रीय जल आयोग है जो 72 घंटे पहले बाढ़ की चेतावनी देने की कोशिश करता है। और 2015 से 2025 के बीच कुल केंद्रीय सहायता जो बताई जाती है वो 50,000 करोड़ से भी ज्यादा है। और बिहार सरकार अपने स्तर पर क्या कर रही है? राज्य सरकार ने भी तटबंधों को मजबूत करने, राहत कैंप्स चलाने, नावों से लोगों को निकालने, इन सब पर काम किया है। मुआवजा सीधे लोगों के खाते में जाए उसके लिए PFMS सिस्टम है। एक FMIS यानी फ्लड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी है रियल टाइम डेटा के लिए। SDRF की टीम भी बनाई गई है। एक भारत नेपाल जॉइंट कमेटी भी है शायद, JCWR। हाँ, जॉइंट कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सेज, वो भी है, लेकिन स्रोत बताते हैं कि उसकी प्रगति थोड़ी धीमी है। लेकिन अगर इतने सारे प्रयास हो रहे हैं, केंद्र के भी राज्य के भी, तो फिर हर साल वही तस्वीर क्यों दिखती है? कहाँ कमी रह जाती है? स्रोत क्या कहते हैं इस पर? देखिए, सबसे बड़ी आलोचना जो होती है वो ये है कि हमारा जो अप्रोच है वो ज्यादातर रिएक्टिव है। मतलब बाढ़ आ गई तो बचाव और राहत पर जोर है, रोकथाम पर उतना नहीं। अच्छा, मतलब प्रोएक्टिव कम है।
हाँ, पानी की निकासी का खराब सिस्टम एक बहुत बड़ी जड़ है, और जैसा हमने पहले बात की, सड़क और रेल लाइनों के डिजाइन ने इसे और बिगाड़ा है। तटबंधों का रखरखाव वो भी सवालों के घेरे में रहता है, अपर्याप्त है। राहत बांटने में भी गड़बड़ियों की बात आती है। और अलग-अलग सरकारी विभागों में तालमेल की कमी। जी, वो भी एक मुद्दा है, कोऑर्डिनेशन गैप्स। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? क्या कुछ ठोस समाधानों की बात होती है स्रोतों में? हाँ, कुछ आइडियाज हैं, जैसे नदी जोड़ने की परियोजनाएं हैं, खासकर कोसी मेची लिंक की बात होती है। इससे जो अतिरिक्त पानी है उसे दूसरी नदियों में मोड़ा जा सकता है, सिंचाई में भी मदद मिलेगी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जैसे एआई वगैरह। बिल्कुल, टीआई आधारित फोरकास्टिंग मॉडल। गूगल का एक पायलट प्रोजेक्ट भी चल रहा है शायद। सैटेलाइट मैपिंग से खतरे वाले इलाकों की ठीक-ठीक पहचान हो सकती है। एक स्टडी में तो कोसी बेसिन का 35% इलाका बहुत ज्यादा खतरे वाला पाया गया था। और गाद का क्या करें, जो इतनी जमा हो जाती है? उसका मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। शायद उसे कंस्ट्रक्शन वगैरह में इस्तेमाल करना अनिवार्य किया जा सकता है। इस पर सोचना होगा। और क्या हम दुनिया में या देश में कहीं और से कुछ सीख सकते हैं? मैंने नीदरलैंड्स के रूम फॉर द रिवर मॉडल के बारे में सुना है। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। उनका फलसफा है कि नदी से लड़ो मत, उसके साथ रहना सीखो। नदी को फैलने की जगह दो। मतलब तटबंध पीछे हटाना? हाँ, रणनीतिक रूप से तटबंध पीछे हटाना। ये सिर्फ ऊंची ऊंची दीवारें बनाने से बेहतर सोच मानी जाती है। बिहार भी इसे अपना सकता है। जैसे जो प्राकृतिक गड्ढे होते हैं जिन्हें चौर कहते हैं, उनका इस्तेमाल पानी रोकने के लिए किया जा सकता है। गुजरात का साबरमती रिवर फ्रंट भी एक उदाहरण है शायद, शहरी नियोजन के लिहाज से। हाँ, शहरी नियोजन का तालमेल कैसे हो, ये वहां से सीखा जा सकता है। लेकिन उसमें विस्थापन के मुद्दे पर बहुत सावधानी बरतनी होगी। असम का भी अपना एक सिस्टम है, FLWS, इंटीग्रेटेड बेसिन मैनेजमेंट, और बाढ़ की पूर्व चेतावनी के लिए। वो भी एक अच्छा मॉडल है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बिहार की बाढ़ सिर्फ प्रकृति की देन नहीं है, इसमें प्लानिंग और गवर्नेंस की भी बहुत बड़ी भूमिका है। बिल्कुल, स्रोत यही साफ करते हैं कि सिर्फ तटबंध बना देना काफी नहीं है, इसके लिए एक मिला-जुला अप्रोच चाहिए। सही नीतियां, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, बेहतर कोऑर्डिनेशन। हाँ, और नदी के लिए जगह जैसी नई सोच, और सबसे जरूरी भारत और नेपाल के बीच मजबूत सहयोग, क्योंकि नदियां तो वहीं से आ रही। तो जाते जाते हम एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। अगर नीदरलैंड्स जैसा देश, जिसका इतना बड़ा हिस्सा समुद्र तल से भी नीचे है, वो पानी के साथ सुरक्षित रहना सीख सकता है, तो क्या बिहार इस सालाना आपदा को एक स्थायी विकास के अवसर में नहीं बदल सकता? सोचेगा जरूर।